स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन में अपन ने जनसंख्या का विवरण आकार पढ़ लिया था, कल पढ़ा था अपन ने जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि आपके आ गया होगा समझ में, दो कारणों से होती है, उसको मापने के दो मापक बताए थे मैंने, सापेक्ष वृद्धि और जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, दशकीय परिवर्तन बोल सकते हो, या जैसे साल भर में जो उसमें संख्या में परिवर्तन होता है वो अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, अब सापेक्ष वृद्धि क्या होती है? नवीन खड़ा हो जाओ, मैंने कहा था ना पढ़ के आया करो, बता। जैसे 2011 की जो जनगणना की वृद्धि दर उससे 2011 की जनगणना हुई, बैठ जा शाबाश। 2011 की जैसे जनगणना हुई, जैसे कोई भी ले सकते हैं अपन, ये जरूरी नहीं है क्योंकि आंकड़े अपने उनको 10 वर्ष के जो आंकड़े हैं, 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसके आंकड़े उपलब्ध होते हैं, हर साल के आंकड़े कम उपलब्ध होते हैं, तो उसके सापेक्ष वृद्धि धनात्मक हुई है या ऋणात्मक हुई है वो देखना जनसंख्या की सापेक्ष वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, अब आप जैसे ये जरूरी नहीं है, ये तो क्योंकि अपन को जनगणना के आंकड़े सही उपलब्ध रहते हैं जहां जनगणना होती है जिस साल में, लेकिन अगर अपन जैसे हर साल के भी आंकड़े प्रकाशित होते हैं तो अपन ये कहते हैं कि 2020 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है सापेक्ष किसके? 2011, या अपन यूं भी कह सकते हैं कि 2019 के सापेक्ष 2020 में जो व्यस्त जनसंख्या है उसमें अधिक वृद्धि हुई है, या अपन यूं कह सकते हैं कि जो जन्म दर है वो अधिक थी किसके? 2019 के सापेक्ष 2020 में। ठीक है, किसी से तुलना करना, प्रॉपर किसी से तुलना करना वो सापेक्ष होगा। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण देके बताया भी था कि मैं ये कह दूं कि जैसे रक्षित करण के सापेक्ष मैथ में ज्यादा होशियार, ठीक है, तो किसके? मैं ये तो कह नहीं रही, अपन ये तो आकलन नहीं कर सकते कि रक्षित सबसे ही ज्यादा होशियार है मैथ में, किसके सापेक्ष किससे तुलना की है? करण से। ठीक है, किसके सापेक्ष? मैंने ये तो कहा नहीं नवीन के सापेक्ष हो सकता है नवीन, अब जैसे मैथ का ये कह दिया, अब मैं ये कह दूं एसएसटी में या दूसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश में उसके सापेक्ष ये कम पड़ता है। ठीक है ना, किससे तुलना की मैंने? दो में जो तुलना होती है उसको सापेक्ष वृद्धि, सापेक्ष बोलते हैं अपन। वो अब जनसंख्या में भी यही है, और जो जनसंख्या में परिवर्तन है उसमें जैसे कितने व्यक्तियों पर, जैसे अपन कह दें 100 व्यक्तियों पर कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, समझ लो 20 व्यक्ति हुई है तो वो 120 आ जाएगा ना। तो ये भी जनसंख्या की वृद्धि दर में ही दो आकलन हैं इसके मापने के, ये मैंने कल तुम्हें बता दिए थे। अब आज है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है। ठीक है, अब मेरे को अपन ने जनसंख्या वृद्धि पढ़ा था, तो आप बताओ आपकी समझ में क्या कारण हो सकते हैं? कौन कौन से कारणों से जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती है? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर अधिक, पहला तो आ जाएगा शाबाश, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा शाबाश प्रवसन, कल भी अपन ने इसमें थोड़ा सा अध्ययन किया था। प्रवसन से किस प्रकार से होती है कि जहां से एक व्यक्ति प्रवास करता है वहां की जनसंख्या में कमी आ जाएगी, और जहां पर वो परमानेंट जाके रह जाता है, उत्प्रवास और अप्रवास होते हैं इसके दो प्रकार, तो उनमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। प्रवास ही आप समझ सकते हो कि जहां पे जाके वो जनसंख्या में शामिल हो जाता है वहां वृद्धि होगी, और जहां पर से आया वहां कमी होगी। और आगे मृत्यु दर तो आ ही गया। ठीक है, ये दो तो मुख्य कारण हैं, इसके अलावा आपको वही आ जाएंगे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रभावित या बढ़ने के कारण है। क्यों? देखो धार्मिक में
जिस धर्म के लोग अधिक संख्या में एक जगह बाहुल्य में रहना पसंद करते हैं ना, अपन जैसे देखो अपने यहाँ मुसलमान भी हैं, हिंदू दो मुख्य धर्म है, उसके अलावा बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही संख्या बहुत ही कम है, मुख्य दो धर्म है। अब हिंदुओं का बाहुल्य भारत में अधिक है, ठीक है ना। अब देखो अपन कई मोहल्ले ऐसे होते हैं, अपन अपनी बस्ती में रहते हैं या अपने गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वहाँ पे आप देखते हो कि मुसलमानों का मोहल्ला है, उसमें आपको हिंदुओं की संख्या कम मिलेगी। तो अपन क्या कहेंगे कि वहाँ जनसंख्या किनकी अधिक है? धार्मिक कारण हो गए ना वो, जनसंख्या वृद्धि के भी वही कारण होंगे और जनसंख्या बढ़ने के भी वही, जैसे जनसंख्या के जो वितरण और आकार में हमने पढ़ा था ना, वही सेम कारण इसके होंगे, ठीक है। वृद्धि और इसका वितरण ये सारे एक जैसे ही पॉइंट है। सामाजिकता समाज में रहना मनुष्य पसंद करता है। भौगोलिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं जनसंख्या के, जैसे वितरण में अपन ने पढ़ा था भौगोलिक, तो वृद्धि में भी जहाँ पे सुख सुविधाएं अधिक होंगी वहाँ पे वृद्धि अधिक होगी, जैसे नगरों का मैंने आपको उदाहरण दिया था। ग्रामीण क्षेत्र में अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु दर अधिक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं कम है, ठीक है ना। छोटी सी बीमारी हुई शहर तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ परिवहन की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शहर तक पहुंचते हैं कईयों की ऐसी बीमारी हो जाती है कि एक आध घंटा जैसे अगर उसका इलाज हो जाए तो वो बच सकता है, लेकिन कई बार ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में शहर दूर है, सुविधा है नहीं व्हीकल की वगैरह की, जैसे परिवहन की, तो वो आदमी की मौत हो जाती है। तो इसमें मृत्यु दर अधिक हो जाती है ना उनकी, क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। तो ये सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक कारक, ये सारे जनसंख्या की वृद्धि को कारण है, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ लेते हैं। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। जहाँ पे जन्म दर अधिक होगी वहां पे मृत्यु दर और जन्म दर अगर बराबर है, मैंने कल भी तुम्हें समझाया था, इसके दो तीन पॉइंट बन सकते हैं। जहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर बराबर होगी तो जनसंख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ पे मृत्यु दर अधिक होगी वहां जनसंख्या की कमी होगी, और जहाँ पे जन्म दर अधिक होगी वहां जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वालों की संख्या को प्रवास कहते हैं ना। तो जहाँ पे जाके वो बसेंगे वहां जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जहाँ से आएंगे वो जनसंख्या में कमी होगी। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार से है कि यह जैसे ये तो प्रकृति के द्वारा ही निर्भर है कि जैसे जन्म भी मनुष्य का होता है, प्राकृतिक तो कारक है ये, और मृत्यु भी, जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो यह एक प्राकृतिक कारक है, ठीक है ना। यह नहीं अपन जैसे सुविधाएं अपन कोई बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी जितनी उम्र है, मृत्यु पे अभी तक साइंटिस्ट जो ये वैज्ञानिक हैं इन्होंने भी विजय नहीं पाई है ना, उसका कारण नहीं खोज सके हैं, उसका इलाज नहीं कर सके कि मृत्यु क्यों होती है और इसका जैसे बचाव क्या है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक कारण है, प्रकृति के द्वारा ही निर्भर है। ये 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। अब एक चीज आई, जन्म दर किसे कहते हैं? जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, साक्षरता है, लिंगानुपात है, ये बताए थे ना पहले। इसी प्रकार से जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। 1000 मतलब क्या हुआ इसमें कि आंकड़ा कैसे निकालेंगे जन्म दर का कि कितनी है, समझ लो 1000 व्यक्तियों पे जन्म, टोटल जन्म तो हुआ 900 बच्चों का, ठीक है। तो यह जन्म दर नहीं होगी, लेकिन उनमें से जीवित कितने रहे? 850 बच्चे, तो जन्म दर क्या होगी? 850, ठीक है। अगर समझ में 1000 व्यक्तियों में, जैसे लिंग अनुपात अपन याद नहीं करते हैं, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, इसी प्रकार से 1000 व्यक्तियों पर कुल जनसंख्या में
उस साल या उस समय में पैदा होने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उनमें से भी जो जीवित बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती जन्म दर में। इसी प्रकार से मृत्यु दर भी 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनमें जन्म दर अधिक है मृत्यु दर से, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है कि मृत्यु दर में कमी आ रही है, इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रही है भारत में। 1980 तक ऊंचे जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया। इसी कारण जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। समझ गए कि 1980 तक देखो, पहले अपने भाषा में आप खुद महसूस करोगे कि पहले सभी के 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, लेकिन अब जन्म दर पे भी थोड़ा कंट्रोल हुआ है कि 1 या 2 बच्चे, तो उससे जन्म दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर में तो है ही कमी, जनसंख्या की वृद्धि इसीलिए तो हो रही है। तो धीरे धीरे 80 तक जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी वहां, तब मृत्यु दर भी अधिक थी। लेकिन अब मृत्यु दर में तो जैसे साइंस का विकास हो रहा है तो मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन जन्म दर में भी इन्होंने कंट्रोल किया। जैसे चीन में देखो सबसे अधिक जनसंख्या है ना, वहाँ 1 बच्चे का नियम कर रखा था, अब हटा दिया ये दोबारा फिर, नहीं तो पैदा ही 1 बच्चा करना है, तो जनसंख्या पे काफी कंट्रोल हुआ है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक या अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। 2 प्रकार के प्रवास बताए हैं, आंतरिक या अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरदेशीय में जैसे भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में, ठीक है, यह तो अंतर हो गया। और अंतरराष्ट्रीय में एक देश से दूसरे देश में जाना, ठीक है, 2 प्रकार का। तो वो देश में जो चले जाते हैं, अब जैसे टोटल जनसंख्या में प्रवास में जो पहला है आंतरिक प्रवास, या अपने देश के ही जो अंदर होता है, वो चाहे राज्य में हो चाहे वो जिलों में हो, ठीक है, तो उससे जनसंख्या प्रभावित होती है अधिक। बल्कि जो अंतरदेशीय जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या है, उसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, उससे इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि जैसे भारत की टोटल जनसंख्या काउंट करेंगे अपन, तो जो लोग यहाँ से जाते हैं, जैसे दूसरे देशों, कोई कनाडा बस गया है, कोई इंग्लैंड बस गया है, कोई फ्रांस बस गया है, कोई जर्मनी बस गया है, तो अब वो वहाँ की जनसंख्या में इंक्लूड हो गए ना, जनगणना में वो वहाँ की जनसंख्या में आएंगे। अब भारत की जनसंख्या तो उससे कम होगी, या भारत में जब बढ़ेगी जब दूसरे देशों से लोग अधिक आकर यहाँ आएंगे, ठीक है। अब जहाँ से अधिक प्रवास, जैसे भारत के लोग अगर भारत वाले देशों में अधिक जा रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या कम होगी। उस किसके सापेक्ष, अगर वहां से भारत से देशों से, जैसे हर देश में आवागमन होता है, भारत के लोग बाहर जाते हैं, विदेशों के लोग भी तो यहाँ आते हैं, तो अगर विदेशों के से आने वाले लोगों की संख्या में यहाँ वृद्धि होगी तो फिर जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, अगर कमी है तो फिर कमी होगी। अब इससे आगे है कोई परिवर्तन नहीं लाता है, इसमें देखो ये 2 बता रखे हैं ना। आंतरिक प्रवास देश की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। आंतरिक प्रवास में बताया ना मैंने कि आंतरिक प्रवास में चाहे आप राजस्थान में रह लो, चाहे आप यूपी में रह लो, चाहे आप महाराष्ट्र में रह लो, भारत की जनसंख्या में काउंट होगी ना, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय है वो जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण में उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतरराज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती हैं। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं।
ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाओं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव, रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। अब दो प्रकार के बताए हैं इसमें प्रवास में मुख्य, एक तो अपन ने अंतरदेशीय पढ़ा था और अंतरराष्ट्रीय, दूसरा है इसमें प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, ठीक है, दूसरा है ग्रामीण से नगरों की, नगरों या शहरों की ओर, ठीक है। अब इसमें ग्रामीण से ग्रामीण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसमें जो लड़कियां होती हैं, जैसे एक शहर से दूसरे देश में शहर में उनकी शादी हो जाती है, तो वहां से उनका कट हो जाता है जनसंख्या में, कहाँ की में वो आएंगी जहां उनका ससुराल है। जैसे अब हरियाणा है और अपना राजस्थान है, हरियाणा से जैसे एमपी की सीमा टच होती है, गुजरात की होती है, यूपी की कुछ होती है, तो जहां से जैसे पंजाब की होती है, हरियाणा की होती है, तो इनमें जैसे लड़कियों को पंजाब की लड़की उसकी शादी राजस्थान में कर दी तो वो राजस्थान की जनसंख्या में काउंट होगी ना। इसी प्रकार से राजस्थान की कोई लड़की है उसकी एमपी में शादी कर दी, आसपास लगते क्षेत्र है ना, तो उनमें हो जाते तो वो फिर एमपी की जनसंख्या में काउंट होगी, ठीक है। तो इससे प्रभावित ये मुख्य कारक यही है। और ग्रामीण से नगरों की ओर में सारी जनसंख्या जाएगी, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की संख्या में परिवर्तन आता है, समझ गए ना। और इससे ग्रामीण और नगरों की जो जनसंख्या में प्रवास से जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो टोटल जनसंख्या में होगा, क्योंकि प्रवास इसमें ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर तुम्हें पहले बताया था, जैसे रोजगार के लिए लोग शहरों में जाते हैं या पढ़ाई करने के लिए शहरों में जाते हैं, वहीं रोजगार मिल जाता है, वहीं बस जाते हैं, अपनी फैमिली को भी वहीं ले जाते हैं। तो पूरी फैमिली उसमें स्त्रियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए और व्यस्त जो वर्कर है वो भी हो गए, ठीक है ना। तो सारी जनसंख्या इससे अधिक प्रभावित होती है। इससे तो सिर्फ लड़कियों की संख्या में परिवर्तन आता है और ग्रामीण से नगरों की संख्या में जो प्रवास होता है उससे टोटल जनसंख्या में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये आज अपन ने पढ़े हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण में 3 मुख्य कारण बताए हैं। इसमें जनसंख्या की जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, या आप इनके 3 पॉइंट भी बना सकते हो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर जैसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बड़ा, अकेला सिर्फ जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही पूछ लिए जाए तो आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ये कारण भी बना के लिखने हैं, ठीक है। मुख्य ये कारण है, इनका वर्णन कर देना है। जहाँ पे जन्म दर अधिक होगी वहां जनसंख्या में वृद्धि अधिक होगी, जहाँ पे मृत्यु दर कम होगी वहां जनसंख्या भी अधिक होगी, ठीक है। प्रवास के कारण बता दिया, इसमें 2 प्रकार के प्रवास बताए हैं, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय। इसमें उसके बाद है अंतरराज्य में आप कह सकते हो ग्रामीण से ग्रामीण की ओर और ग्रामीण से नगरों की ओर। इनका वर्णन आपको कर देना है कि इससे सिर्फ ग्रामीण से ग्रामीण की ओर में स्त्रियों की संख्या में परिवर्तन आता है और टोटल संख्या में परिवर्तन जाता है, कौन सा करता है, यह कारक करता है, ठीक है। अब इसके आगे है जनसंख्या घनत्व, यह अपन कल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।